हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज की यह वीडियो क्लास 11 के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 11 के फिजिक्स का जो चैप्टर 9 है, तरल पदार्थों के यांत्रिक गुण के मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी विद्यार्थी अंत तक बने रहेंगे और आप जो है अभी तक क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी बच्चों क्रैश कोर्स में आप लोग जो है जुड़ जाइए। क्रैश कोर्स में आप लोगों को ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी विद्यार्थी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताएंगे वॉइस ठीक ठाक आ रही है ना, क्वालिटी ठीक ठाक आ रही है, एक बार जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहता है इफ ए पर्सन स्टडीज अबाउट ए फ्लूइड व्हिच is at rest, what will you call हिज डोमेन ऑफ स्टडी। यानी कह रहा है कि द्रव की विराम अवस्था के बारे में कोई व्यक्ति जो है पढ़ रहा है, अध्ययन कर रहा है, तो बताइए उस अध्ययन के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे। तो उस अध्ययन के क्षेत्र को हम लोग कहेंगे बच्चों फ्लूइड स्टैटिक्स कहेंगे, फ्लूइड स्टैटिक्स कहेंगे। यानी क्या हो जाएगा बच्चों, द्रव स्थैतिक। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी बिल्कुल सही सटीक आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में आप इसको उतार लीजिए। देखिए बच्चों, अगला सवाल दिया गया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड मैकेनिज्म। अरे भैया, ये तो हम कई बार बताए थे कि द्रव यांत्रिका का मूल सिद्धांत क्या होता है। द्रव यांत्रिकी का मूल सिद्धांत होता है संवेग का सिद्धांत, यानी कि मोमेंटम प्रिंसिपल, एनर्जी इक्वेशन, है ना। और जो है नियंत्रता सिद्धांत भी कहा जाता है, समीकरण कहा जाता है। तो भैया इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही सटीक आंसर होगा। ये कई बार मैंने आपको बताया हुआ, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा बच्चों, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। अगर बच्चों इसमें ऑप्शन थोड़ा सा उलट फेर करेगा तो आप जो है फंस जाओगे, इसलिए ऑप्शन के साथ इसको आप लोग रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो है तीसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए सवाल कह रहा है कि श्यानता को परिभाषित करें। श्यानता को परिभाषित किया जाता है, बताइए श्यानता को परिभाषित कैसे किया जाता है बच्चों। मैंने पहले बताया हुआ है श्यानता को कैसे परिभाषित किया जाता है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे। तो बच्चों यहाँ पे पहला दिया गया वस्तु के प्रभाव का प्रतिरोध, दूसरा है वस्तु के प्रवाह का प्रतिरोध, तीसरा है द्रव के प्रवाह का प्रतिरोध और चौथा दिया गया गर्मी के प्रवाह का प्रतिरोध। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे द्रव के प्रवाह का प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही सटीक आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जो समझ में नहीं आएगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे, है ना, कि सर आपको यहाँ पे जो हमें समझ में नहीं आया है। चलिए आगे देखिए बच्चों, दिया गया है कि श्यानता गुणांक का इकाई क्या है। तो देखिए श्यानता गुणांक का जो इकाई होता है बच्चों, आपको याद रखना है कि NS M-2 होता है। यानी कह सकते हैं न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। याद रखेंगे बच्चों, है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको आप लोग उतार लीजिए, अच्छे से टिक कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया कि यदि जो है तापमान बढ़ता है तो श्यानता गुणांक क्या होता है। यदि तापमान अगर बढ़ेगा तो श्यानता गुणांक क्या होगा बच्चों, याद रखिएगा जब तापमान बढ़ता है तो श्यानता गुणांक जो होता है वो घट जाता है। याद रखिएगा जब तापमान घटेगा, याद रखिएगा बच्चों जब तापमान जो है घटता है तो श्यानता गुणांक क्या होता है, यह बढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहा है, बढ़ रहा है, जब तापमान बढ़ेगा तो श्यानता गुणांक क्या हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, घटेगा। याद रखिएगा बच्चों, ये दोनों स्थिति आप लोग अच्छे से याद करेंगे। जो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा था कि तापमान अगर बढ़ेगा तो श्यानता गुणांक क्या होगा, तो श्यानता गुणांक यहाँ पे घट जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही सटीक आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि श्यानता गुणांक का परिमाण क्या है। तो श्यानता गुणांक का परिमाण क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। मैंने कई बार बताया था बच्चों, कई बार मैंने आपको बताया है, घर्षण बट्टा होता है क्षेत्र गुणन वेग प्रवणता, है ना। याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर देखिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही सटीक आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बल द्रव प्रवाह के प्रतिरोध का कारण विकसित होता है। जल्दी बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बल द्रव प्रवाह के प्रतिरोध के कारण विकसित होता है। प्रतिरोध के कारण क्या होता है बच्चों, विकसित होता है। तो आप लोग याद रखिएगा श्यान बल क्या होता है, यह प्रतिरोध के कारण जो है विकसित होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, दिया गया है कि चिपचिपाहट गति में तरल पदार्थ का आसन्य
पदार्थों के बीच सापेक्ष गति को बल देती है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रवाह सबसे उपयुक्त बैठता है, कौन सा प्रवाह जो है सबसे उपयुक्त बैठता है। बच्चों ऑप्शन एक बार देख ले तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि कभी प्रभावित नहीं करता है, तो ये होगा नहीं। दूसरा है कि कुछ शर्तों के तहत जो है प्रभावी हो सकता है, ये भी नहीं होगा। तो सुविधा प्रदान करता है, ये भी नहीं। तो इसका आंसर क्या था, विरोध करेगा, ये एक दूसरे के क्या करेगा, विरोध करेगा, यानी कि जो है एक दूसरे से क्या करेगा, ये लड़ता है ना एक दूसरे से। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है ये। एप्लीकेशन में जो भी बच्चे देख रहे हैं, है ना, एकदम आराम से जो है एकदम तेजी से जो है आप लोगों का कमेंट जो आ रहा है, हम देख रहे गदगद हो रहे हैं, इसी तरह से आप लोगों का जो कमेंट आना चाहिए, है ना जी। चलिए तेजी से बच्चों आप लोग इसी तरह से आंसर देते जाइए, है ना। चलिए एक बच्चा क्या कमेंट कर रहा है, सर इसका पीडीएफ आज ही अपलोड कर दीजिएगा इसी के वीडियो सेशन के अटैच करके। ठीक है, जिस तरह से पहले अपलोड किए थे ना सेम उसी तरह से आप लोगों को मिल जाएगा पीडीएफ, वहां पे आप टच करोगे आपको वहां पे अब जो है पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको डाउनलोड करके आप जो है ना तैयारी अच्छे से कर लेना। आगे देखिए बच्चों दिया गया है एक ड्रॉग, है ना, एक डार्क फोर्स एक्ट इन डैश टू द फ्लो वेलोसिटी, यानी कहता है कि ड्रैग बल जो होता है, ड्रैग बल प्रभाव वेग के डैश में कार्य करता है। जो किस देश में, अरे भैया किस दिशा में पूछा है, दिशा में पूछा है सर। ये इसका आंसर हम पहले ही जान रहे थे, इसका आंसर ए होगा। नहीं, इसका लंबवत दिशा नहीं होगा। देखो याद रखना बच्चों कि जब जो है ड्रैग बल क्या होता है, ड्रैग बल प्रवाह के वेग के किस दिशा की ओर, मैंने बताया था ना दिशा की ओर ये भागेगा। तो ये जो होगा, जैसे मान के चलिए ये जो है ड्रैग बल इधर जा रहा है ना, एक इधर जा रहा है, तो इसका ठीक जो है ड्रैग बल इधर जा रहा है, प्रवाह वेग क्या होगा, प्रवाह वेग जो होगा इसका ठीक विपरीत होगा, उल्टा होगा। क्या होगा, विपरीत होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा ऑपोजिट डायरेक्शन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। जब याद रखिएगा द ड्रैग फोर्स एक्ट इन टू द फ्लो वेलोसिटी, फ्लो से वेलोसिटी मतलब प्रवाह वेग, ये किधर जाएगा, ये विपरीत जाएगा, है ना, डायरेक्शन जो है उसका उल्टा रहेगा, विपरीत जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हुआ, सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सवाल कह रहा है द पाइज, अरे भाई एक पाइज तो सवाल नहीं बताए थे, बताओ। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान बच्चों, याद रखिएगा। ये पाइज यहाँ पे रखिएगा 0.1 न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर होता है ना। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है ना जी, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल देखिए 11 नंबर कह रहा है, 11 नंबर कह रहा है, देखिए है ना, 11 नंबर कह रहा है तापमान वृद्धि का द्रवों तथा गैसों का सामान्यता पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों, क्या प्रभाव पड़ता है। हमने कई बार बताया था कि यह क्या होता है कि गैसों के लिए बढ़ता है, यह क्या होता है, गैसों के लिए बढ़ता है, और द्रव्य के लिए क्या होता है, घट जाता है। जब गैस के लिए बढ़ेगा और द्रव्य के लिए क्या करेगा, घटेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है बच्चों, याद रखिएगा, इंक्रीज फॉर गैस एंड डिक्रीज, है ना, डिक्रीज फॉर लिक्विड। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही सटीक आंसर होगा। गैसों के लिए बढ़ता है और द्रवों के लिए जो है घट जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में इसको आप लोग अच्छे उतार लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों दिया गया है कि गतिमान तरल पदार्थों के लिए घर्षण प्रतिरोध है, घर्षण प्रतिरोध है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि संपर्क के सतह क्षेत्र के वर्ग के वित्तक्रमानुपाती, दूसरा है संपर्क के सतह क्षेत्र के वित्तक्रमानुपाती, तीसरा है संपर्क के सतह क्षेत्र के वर्ग के समानुपाती, और चौथा दिया गया है कि संपर्क के सतह का क्षेत्रफल के समानुपाती। हमने ये बताया था बच्चों कि अगर गतिमान तरल पदार्थों के लिए घर्षण जो प्रतिरोध करता है, घर्षण जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है बच्चों, वह समानुपाती होता है। किसका, तो बच्चों याद रखिएगा संपर्क के सतह क्षेत्र का जो है समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया गया है। सवाल कह रहा है कि आर त्रिज्या के एक बंद पाइप में द्रव उच्च श्यानता वाला पर्तीय रूप से बह रहा है, किसी क्रॉस सेक्शन के लिए जो है किस बिंदु पर अधिकतम गति होगी, किस बिंदु पर अधिकतम गति होगी बच्चों, तो याद रखिएगा वो केंद्र पर जो है अधिक जो है गति करेगा, केंद्र पर जो क्या होगा, अधिक जो है गति करेगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए बिल्कुल सही सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है भैया, सवाल कह रहा है कि लिफ्ट बल प्रवाह वेग के डैश में कार्य करता है। तो भैया किस दिशा में कार्य करता है, हम नहीं बताए थे। याद रखिएगा बच्चों, यह क्या होता है कि लिफ्ट में, है ना, ये लिफ्ट जो होता है ऐसे होता है, तो ये क्या होता है लंबवत। याद रखिएगा ये लंबवत जो है वो बल प्रभाव
देगा। याद रखिएगा बच्चों, लिफ्ट बल जो है प्रभाव वेग के क्या होगा, लंबवत दिशा में, तो यानी लंबवत दिशा में ये लिफ्ट होता है, इसी तरह से ना चलता है जी, है ना, ऊपर नीचे चलता है, ये नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जाएगा ऐसे करके, है ना, ऊपर नीचे जाएगा तो लंबवत दिशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। याद रखिएगा बच्चों, जैसे लिफ्ट बल कहेगा, लिफ्ट बल जो है प्रवाह वेग के जो है में कार्य करता है, तो बच्चों लंबवत दिशा में जो है ये कार्य करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है पाइप प्रवाह में मौजूद है। पाइप प्रवाह में मौजूद क्या होता है, पाइप प्रवाह में मौजूद क्या होता है, तो देखिए पहला दिया है श्यान बल, दूसरा है जड़त्वीय बल, तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल और चौथा दिया है दबाव बल। याद रखिए बच्चों, पाइप प्रवाह में क्या होता है, दबाव बल होता है। क्या होता है, दबाव बल होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण द्रव प्रवाह की जो है समस्याओं से निपटने के दौरान क्या आपको पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए, क्या आपको पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए, जल्दी बताइएगा। पहला है न्यूटन गति का तीसरा नियम, दूसरा है संवेग के संरक्षण का सिद्धांत का नियम, और तीसरा है नियंत्रता का समीकरण, और चौथा दिया गया है न्यूटन का दूसरा नियम। तो भैया आंसर हो जाएगा नियंत्रता का समीकरण। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है बच्चों, एकदम तेजी से ना, एकदम तेजी से आप लोग इसी तरह से आंसर देते जाइए। आप लोगों का कमेंट हम देख करके काफी गदगद हो रहे हैं भैया, इसी तरह से आप लोगों का कमेंट आना चाहिए। अब लग रहा है कि आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए पूरी तरह से सीरियस होकर के पढ़ाई कर रहे हैं, है ना जी। चलिए आगे बढ़े, आगे देखिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बच्चों आ चुका है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए यूनिट ऑफ प्रेशर, यानी कहता है कि दबाव की इकाई क्या है। भैया दबाव की इकाई हम ना बताए थे, दबाव की इकाई क्या होता है, जल्दी बताइएगा, दबाव की इकाई क्या होता है। दबाव की एसआई यूनिट पूछा गया है, दबाव की एसआई मात्रक पूछा गया। तो याद रखिएगा बच्चों, क्या होता है दबाव को यानी प्रेशर को जो है हम एटीएम से भी कहते हैं, पास्कल भी होता है और बार भी होता है। भैया ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा, है ना। जल्दी ठीक फटाफट से कीजिए, आगे बढ़िए बच्चों। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, तरल दबाव निर्भर करता है। तो तरल दबाव जो है किस पर निर्भर करता है, तरल दबाव जो है किस पर निर्भर करता है भैया। तो ऑप्शन देखिए पहला दिया है तरल सतह के क्षेत्रफल पर, तरल सतह के आकार पर, तरल स्तंभ की ऊंचाई पर या दिशाओं पर। तो बच्चों याद रखिएगा कि तरल जो दबाव होता है, वो किस पर निर्भर करता है भैया, किस पर निर्भर करता है बच्चों। तो याद रखिएगा यह जो है ना तरल स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। एकदम टिक कर लीजिए, इसको अच्छे से आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, इसको आप लोग अच्छे से उतार लीजिए। आगे देखिए अगला सवाल कह रहा है बच्चों 19वां नंबर सवाल देखिए, कह रहा है द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ ए टैंक, है ना। अरे भाई कंटेनिंग ए लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन, यानी कह रहा है कि किसी तरल पदार्थ वाले जो है टैंक के तल पर जो है दबाव निर्भर नहीं करता है। तो दबाव निर्भर जो है नहीं करता है। तो ऑप्शन देखिए पहला है गुरुत्वाकर्षण, पहला क्या है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, दूसरा है द्रव स्तंभ की जो है ऊंचाई, तीसरा है निचली सतह का क्षेत्रफल और चौथा दिया गया है तरल की प्रकृति। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा, तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा निचली सतह का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने भी बच्चे चल रहे बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल बच्चों यहाँ पे देखिए स्मेलर, अरे भैया स्मॉलर द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट्स, है ना, ग्रेटर इज द इम्पैक्ट दिस कॉन्सेप्ट इज नाउ एज, यानी कह रहा है कि जितना छोटा क्षेत्र जिस पर जो है बल कार्य करता है प्रभाव उतना अधिक होता है। यानी कि कह रहा है कि जितना जो है छोटा क्षेत्र पर अगर बल कार्य करता है तो प्रभाव जो क्या होगा उतना ही अधिक होगा। यह जो अवधारणा है, यह अवधारणा किसका भैया, यह जो अवधारणा है ये क्या है, यह अवधारणा जो है दबाव बताता है, यानी कि ये जो है प्रेशर का है। ये क्या कह रहा है भैया, ये कॉन्सेप्ट जो है वो किसका है, ये प्रेशर का कॉन्सेप्ट है, यानी कि दबाव का कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों आ चुका है। सवाल कह रहा है कि प्रेशर डिक्रीज इफ, यानी कह रहा है कि दबाव जो है कम हो जाता है, दबाव जो है कम हो जाता है। अभी हम जस्ट जो है एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताए हैं, एक जस्ट अभी क्वेश्चन हम आपको बताए हैं बच्चों, याद रखिएगा
याद रखिएगा, अगर जो है बल बढ़ेगा, अगर जो है बल बढ़ेगा तो बच्चों याद रखिएगा मतलब यहाँ पे इसको कर लेते हैं। अगर जो है बल जो है वो क्या होता है, अगर बढ़ता है तो इसका जो क्षेत्र क्या होगा, वो क्षेत्र जो है घटेगा। क्षेत्र क्या होगा बच्चों, घटेगा, है ना जी। तो देखिए ऑप्शन देखिए दिया गया है कि केवल बल बढ़ता है लेकिन क्षेत्र नहीं, तो भैया ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दिया है केवल क्षेत्र घटता है लेकिन बल नहीं, ये भी नहीं होगा। या तो क्षेत्र घटता है या बल बढ़ता है, ये भी नहीं होगा। याद रखिए, या तो बल घटता है या क्षेत्र बढ़ता है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है बच्चों, एकदम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, या तो बल घटता है या क्षेत्र बढ़ता है ना जी। जल्दी जल्दी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए, फटाफट से मेरे बच्चों बताइए कि दबाव जो है कम हो जाता है, दबाव जो है कम हो जाता है यदि, यदि जल्दी जल्दी बताइए, यदि क्या हो जाएगा, यदि क्या हो जाएगा। तो बच्चों याद रखिएगा, यदि जो है या तो बल घटता है या क्षेत्र जो है बढ़ता है। भैया ऑप्शन नंबर आपका जो है डी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया सवाल कह रहा है किसी तैरते हुए पिंड को स्थिर संतुलन में रखने के लिए उसका केंद्र उत्प्लावन का स्थान कहाँ स्थित होना चाहिए। कहाँ स्थित होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण के केंद्र में, गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के ऊपर, गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के नीचे, या कहीं भी हो सकता है ना। जल्दी बताइए, या कहीं भी हो सकता है, नहीं जी। तो याद रखिएगा बच्चों को उसका केंद्र उत्प्लावन का स्थान जो है क्या होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के ठीक ऊपर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, हवाई जहाज क्यों है, हवाई जहाज क्यों है बनाया उड़ान भरने से पहले रनवे पर दौड़ना है, बताइए। यहाँ पे देखिए सवाल का कह रहा है कि हवाई जहाज क्यों है, हवाई जहाज क्यों है, कह रहा है कि बनाया उड़ान, याद रखिएगा बनाया उड़ान भरने से पहले, यानी हवाई जहाज जब उड़ान भरता है ना, वो रनवे पर क्या करता है, रनवे पर जो है कुछ किलोमीटर तक जो है वो दौड़ती है ना जी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो दौड़ना है। तो यहाँ पे कह रहा है इसमें घर्षण कम हो जाता है, यह वायुमंडल दबाव को जो है कम करता है, या हवा में जो है श्यान खिंचाव को जो है कम करता है, या जो है विमान को जो है आवश्यक लिफ्ट प्रदान करता है। बताइए क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है। हमने कई बार आपको बताया, कई बार मैंने आपको बताया, कई बार मैंने आपको जो है ये बताया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। तो बच्चों याद रखिएगा, जब जो है हवाई जहाज है, मान लीजिए ये क्या है, हवाई जहाज है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, ये मान के चलिए क्या है भैया, हवाई जहाज है। तो हवाई जहाज, अरे भैया कहाँ चला गया, ये हवाई जहाज है ना जी, ये हवाई जहाज है। तो रनवे पर जो है क्या करता है कि ये कुछ देर के लिए कुछ दूरी तक जो है दौड़ता है, उसके बाद ना ऊपर आता है। तो यहाँ पे क्या करता है कि ये जो क्या करती है, रनवे पर इसलिए उसको दौड़ाया जाता है ताकि विमान की आवश्यकताएं जो है लिफ्ट प्रदान कर सके, याद है लिफ्ट प्रदान कर सके। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आप लोग फटाफट से कॉमेंट करके बताइएगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बार एकदम प्यार से जो है कमेंट कीजिए। और देखिए तैयारी आप लोगों का जबरदस्त होना चाहिए, मैंने पहले भी कहा था कि तैयारी आप लोगों का जबरदस्त होना चाहिए और तैयारी बेहतर तरीके से कीजिए, है ना जी। चलिए अब देखिए ये नॉमिकल सवाल है कि अनुप्रस्थ काट ए का एक समान छड़ पर जो है बल F लगाया जाता है और अनुप्रस्थ काट 3A की एक समान छड़ पर जो है बल F लगाया जाता है। यदि दोनों पर जो है दबाव समान हो तो F और F डैश के बीच जो है क्या संबंध है, F और F डैश के बीच जो है क्या संबंध है। तो बच्चों आप यहाँ पे पहले सबसे पहले ये समझिए कि पहली स्थिति में जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्र है वो A है ना, इस पर जो है वो F बल लगाया जाता है, उन पर जो है ये क्या लगाया जाता है, F डैश जो है बल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है बच्चों, F डैश जो है बल लगाया जाता है। और दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है कि अनुप्रस्थ काट 3A की एक समान छाड़ पर जो है वो बल जो है लगाया जाता है, बल जो है लगाया जाता है। यानी कि यहाँ पे हम समझे, यानी कि ये कह रहा है, शर्त ये है कि दोनों पर, यानी कि दोनों पर जो है वो क्या है, दोनों स्थिति पर जो है समान बल लग रहा है। दोनों स्थिति पर क्या हो रहा है, समान बल लग रहा है। जब दोनों स्थिति पर समान बल लगे तो भैया प्रेशर का फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, दबाव का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। याद रखिएगा बच्चों इसका फॉर्मूला होता है P बराबर F बटा A होता है, F बटा A होता है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे हम देख रहे हैं जो छड़ है, जो दूसरे के दो के लिए है ना, छड़ दो के लिए यहाँ पे क्या होता है कि दाब जो है बच्चों यहाँ पे क्या है 3A है ना जी, यहाँ पे 3A है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों आप थोड़ा सा समझिए कि F2 के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, F बट्टा हो जाएगा 3A, है ना। अब इसी को यहाँ पे सिर्फ जो है पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्थिति में जो है बल मेरा क्या है, बराबर लग रहा है, बराबर लग रहा है। तो F बट्टा A लिखेंगे, F बट्टा A लिखेंगे, है ना जी, F बट्टा जो है A लिखेंगे, बराबर लिखेंगे बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, F डैश लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए
3a, है ना जी, 3a ये हो गया। तो देखिए भैया यहाँ पे आप समझिए, आप यहाँ पे समझिए, तो देखिए f और f' तो कटिए, हैं क्या लिखे हैं, तो यहाँ पे देखिए इसको आप ऐसे एकदम सॉल्व करते जाइएगा, है ना जी। तो f बराबर क्या हो जाएगा, f बटा 3 लिख सकते हैं, f बटा 3 लिख सकते हैं। तो हम इसलिए लिख सकते हैं बच्चों, f इस तरह से लिख सकते हैं कि f बराबर क्या हो जाएगा, 3f होगा, है ना, 3f होगा। अरे भाई कहाँ चला गया, f बराबर क्या लिख सकते हैं, 3f हो जाएगा। ये भी तो हम लिख सकते हैं ना जी, इसको हम कोना कोनी गुना करेंगे तो है ना होगा f, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि f बट्टा f बराबर हो जाएगा 3/1, यानी कि 3/1 कहाँ हो जाएगा बताइए, 3/1 यानी क्या हो जाएगा, ये सिर्फ 3 आएगा आंसर, है ना जी। कितना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आ गया ना, बिल्कुल, चलो बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त। हाँ इसी तरह से आप लोगों को समझना है भैया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो अगर देखो आंसर यहाँ पे कह रहा है तो f बट्टा f लिखेंगे, f बट्टा f बराबर लिखेंगे 1/3 होगा, 1/3 होगा, 1/3 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम एक जो है f बट्टा f ले लिए, तो यहाँ पे इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, एक ना बचेगा, बट्टा यहाँ पे लिख दीजिए 3, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1/3 हो गया, 1/3। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर, टिक आंसर होगा, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे देखिए अगला सवाल कह रहा है बच्चों की प्रेशर इन द फ्लूइड एट रेस्ट। अरे भैया बहुत आसान सवाल है कि विरामावस्था में जो है, जो विरामावस्था है उसमें कह रहा है कि किसी तरल पदार्थ में दबाव एक जैसा है, किसी बिंदु पर जो समान ऊंचाई पर है उसे उस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है भैया, किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, जल्दी बताइए किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे पहला है आर्किमिडीज का सिद्धांत, दूसरा है बर्नौली का सिद्धांत, तीसरा है स्टोक्स का सिद्धांत नियम, और चौथा दिया है पास्कल का नियम। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा पास्कल का नियम, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही सटीक आंसर होगा, पास्कल के नियम। अगला सवाल बच्चों दिया गया है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल कह रहा है कि बंद तरल पदार्थ पर जो है दबाव डाला जाता है, बंद तरल पदार्थ पर जो है दबाव डाला जाता है। तो जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से इसका आंसर दीजिए। जो कह रहा है कि बंद, यहाँ पे क्या है, बंद है, पूरी तरह से क्लोज है ना जी, पूरी तरह से क्लोज है। कह रहा है कि बंद तरल पदार्थ पर जो है दबाव डाला जाता है, दबाव जो है वो डाला जाता है। तो याद रखिएगा बच्चों क्या होगा कि जो है द्रव और दीवार के प्रत्येक भाग में, द्रव और जो है इसके जो दीवार होंगे इसके प्रत्येक भाग में क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित संचरित होता है। याद रखिएगा कहां भैया, ऑप्शन नंबर द्रव कह रहा है द्रव के हर हिस्से में जो है वृद्धि की ओर प्रेषित होता है, तो ये नहीं होगा। दूसरा दिया गया कंटेनर की दीवार में जो है कम की ओर प्रेषित होगा, ये नहीं होगा। द्रव के द्रव्यमान के अनुपात में वृद्धि की ओर जो है क्या है प्रसारित होता है, ये भी नहीं होगा। चौथा देख दिया गया है द्रव और दीवार के प्रत्येक भाग में जो है अपरिवर्तित जो है संचारित होता है, ये इसका बिल्कुल सही सटीक आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट करते जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों दिया गया है। सवाल कह रहा है कि वायुमंडल में खुले किसी तरल पदार्थ की सतह के नीचे गहराई पर जो है पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को कहा जाता है। देखिए सवाल कह रहा है कि वायुमंडल में खुले किसी तरल पदार्थ की सतह के नीचे, सतह के जो है नीचे कह रहा है गहराई पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को क्या कहा जाता है। अतिरिक्त दबाव को हम लोग क्या कहेंगे, अतिरिक्त दबाव को हम लोग कहेंगे बच्चों गेज दबाव। याद रखिए क्या कहेंगे, गेज दबाव कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल कह रहा है कि किसी द्रव का सबसे विशिष्ट गुण है, किसी द्रव का सबसे विशिष्ट गुण क्या होता है। याद रखिएगा किसी भी द्रव का जो है सबसे विशिष्ट गुण होता है आयतन संरक्षण। याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट व सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जब कोई पिंड विश्राम अवस्था में किसी तरल पदार्थ में जो है पूर्णतः या आंशिक रूप से जो है डूबा होता है, तो उस पर जो है ऊपर की दिशा में कार्य करने वाले बल को कहा जाता है। ऊपर की दिशा में कार्य करने वाले बल को क्या कहेंगे बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं उत्प्लावन बल। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल कह रहा है बच्चों, सवाल देखिए क्या दिया गया है। कह रहा है कि तौलिए का एक सिरा पानी से जो है भारी बाल्टी में डुबाया जाता है और अन्य सिरा जो है बाल्टी के ऊपर जो है लटका दिया जाता है। ऐसा पाया गया है कि कुछ समय बाद जो है तौलिया पूरी तरह से क्या होता है, गीला हो जाता है। ऐसा होता है, ऐसा क्या होता है, कारण बताइएगा। देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, आप समझिए, आप घर में भी इसका जो है प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। ये तो मैंने कई बार किया हुआ था, हम क्लास 8 में प्रैक्टिकल ये वाला किए थे। तो यहाँ पे समझ में ये आता है बच्चों, यहाँ पे ये समझ में आता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, एक बाल्टी लेते हैं ना जी, एक बाल्टी में हम पूरी तरह से जो है पानी भर लेते हैं। बाल्टी में हम जो है पूरी तरह से पानी भर लिए है ना, ये पानी जो है यहाँ तक भर लिए हैं और इस पर जो है एकदम तौलिया जो है इस तरह से
तौलिया को जो है हम लोग इस तरह से एक छोर को यहाँ पर लोग डुबाते हैं, तो देखते हैं थोड़ा देर के बाद ये पूरी तरह से भीग जाता है, पूरी तरह से वो क्या होता है, गीला हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये याद रखिएगा, यहाँ पे उस स्थिति में याद रखिएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इसके जो मतलब जो धागा होगा ना, धागा जो होगा वो धीरे धीरे कोशिका के अंदर, धागा की जो कोशिका उसके अंदर क्या होता है, मतलब वायु को अवशोषित करने लगता है, वायु मतलब सॉरी वायु को पानी को, वायु नहीं है यहाँ पे, पानी हो जाएगा। यानी कि जल को क्या करता है, वो धीरे धीरे अपनी ओर जो नीचे निषेचन करने लगता है, यानी कि अपनी ओर जो सोखने लगता है। जब धीरे धीरे जब सोखने लगता है तो क्या करेगा, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा, तो ऊपर की ओर बढ़ जाएगा तो पूरी तरह से भीग जाएगा। तो बच्चों याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा सूती धागे की कोशिका जो है क्रिया के कारण, सूती धागे की क्रिया के कारण ये जो है पूरी तरह से जो है ये तौलिया क्या होता है, गीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बच्चों, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। कह रहा है एक महीन कोशिका नली में द्रव की ऊंचाई, एक महीन कोशिका नली के द्रव की ऊंचाई। तो बच्चों याद रखिएगा कि जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का प्रभावी मूल्य जो है कम होने पर वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल कह रहा है कंसीडर टू लाइंस। अच्छा ये वाला सवाल है, बहुत ही आसान, ये पिक्चर वाला है, इसको आप समझिए, आप यहाँ पे समझिए बच्चों। कह रहा है कि एक बीकर में रखे पानी की सतह पर दो रेखाओं पर जो है विचार करना है, दो रेखाओं पर विचार करना है। कह रहा है एक पंक्ति की लंबाई अन्य से दोगुनी है, दोनों ओर से जो है रेखाओं पर एक बल कार्य करेगा। F1 और F2 के जो है परिणाम का अनुपात क्या है, F1 और F2 के जो है परिणाम का जो है बताना है ना जी। तब बहुत आसान है, F1 और F2 के जो है परिणाम क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको आप अच्छे से समझेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसको देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है, इसको यहाँ पे समझिए, पिक्चर दिया है, सरफेस एरिया है ना जी, ये क्या है F2 है और ये F1 है। अब इसके परिणाम की दिशा आपको बताना है, परिणाम की दशा बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बताइए बच्चों, सबसे पहले आप मुझे यह बताइए, ये क्या लिख रहा है कमेंट भाई कि सर एक बार मेरा एक बार देख लीजिए सर, रुको एक मिनट। अच्छा ग्रुप में हम जोड़ देंगे, टेंशन मत लीजिए, ग्रुप में हम ऐड करा देंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो जो क्या है, सबसे पहले देखिए पृष्ठ तनाव में देखिएगा, सबसे पहले देखिए पृष्ठ तनाव यानी कि T बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा F बटा L, यानी F बटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, F बटा L होगा, है ना जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इसीलिए हो जाएगा F बराबर लिख सकते हैं, F बराबर TL हो जाएगा इनटू में, है ना जी, ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, पहली रेखा पर बल, जो पहली रेखा है, पहली रेखा पर बल, तो पहली रेखा पर बल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1 बराबर हो जाएगा, F1 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, F1 बराबर हो जाएगा T इंटू L होगा, है ना जी। फिर उसके बाद दूसरी रेखा में अगर हम देखते हैं, बच्चों, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, F2 बराबर वही हो जाएगा, F2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2L होगा, है ना, जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 इंटू T इंटू L लिख सकते हैं, है ना जी, ये लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके जो है अनुपात, परिणाम का अनुपात कहता है निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए कह रहा है, अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। तो बच्चों इसका अनुपात अगर हम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, F1 बट्टा हो जाएगा F2, बराबर लिखेंगे बच्चों, तो F1 का मान कितना, T इंटू L है, बटा लिखेंगे 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू T इंटू L हो जाएगा, ये है। तो ये कट जाएगा भैया, तो यहाँ पे 1/2, तो कितना आया, 1:2 आया। तो 1:2 कहाँ है, 1:2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, यही तो आपका आंसर हो जाएगा, यही ना आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अगला सवाल क्या दिया गया। अब तो हमको लग रहा है कि इस चैप्टर का न्यूमेरिकल एक नहीं होगा शायद। चलिए अब देखिए अगला सवाल, देखिए बच्चों अगला सवाल जो है 38वां नंबर कह रहा है, द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज सेम एज दैट ऑफ, यानी कह रहा है पृष्ठ तनाव की इकाई के समान है। पृष्ठ तनाव की इकाई के समान क्या होता है, पृष्ठ तनाव के समान की इकाई क्या होता है, याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव के समान की इकाई होता है प्रति इकाई आयतन सतह ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, सरफेस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका ए जो है इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा, है ना जी। चलिए फटाफट से चले, तेजी से
एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर 33 नंबर एक बार फिर से देख लीजिए। 33 नंबर एक बार फिर से देख लें। चलो यहाँ एक बार देख लेते हैं। पृष्ठ तनाव की इकाई पृष्ठ तनाव की इकाई के समान। अच्छा ओ सॉरी गलती से यहाँ पे मिस्टेक हो गया। देखो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे सवाल क्या कह रहा था, सवाल कह रहा है कि पृष्ठ तनाव की इकाई के समान है। तो याद रखिए बच्चों प्रति इकाई क्षेत्र सतह ऊर्जा होता है, ये होता भैया। हम तो एक नंबर बता दिए थे, लेकिन ये ऑप्शन नंबर ये सी बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है ना जी, यहाँ तक क्लियर है ना। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल देखिए। 34 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी क्या होता है, सरफेस एनर्जी क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा द एक्स्ट्रा एनर्जी दैट द मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस हैव रिलेटिव टू मॉलिक्यूल्स इनसाइड द लिक्विड। यानी कह रहा है कि सरफेस एनर्जी यानी कि सतही ऊर्जा जो होता है वह क्या होता है बच्चों, सतही ऊर्जा जो क्या होता है, समझो सतही ऊर्जा जो होता है ना बच्चों, याद रखिए वह अतिरिक्त ऊर्जा जो सतह पर जो है अणुओं में तरल के अंदर के अणुओं के सापेक्ष होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। आगे देखिए अगला सवाल कह रहा है कि कांच की दीवार के संपर्क में पानी की सतह होती है। कांच की दीवार के संपर्क में पानी की सतह होती है। तो पानी की सतह कहां होती है भैया, पानी की सतह कहां होती है, जल्दी से बताएंगे। पानी की सतह तेजी से बताइए, पानी की सतह क्या हो जाएगा, पानी की सतह जो हो जाएगा बच्चों, पानी की सतह जो होगा, देखो पानी की सतह यहां कह रहा है कि कांच की दीवार के संपर्क में पानी की सतह जो होगी वो अवतल पर होगी। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ना कि आपका बी होगा। ये आपका हो जाएगा अवतल, उत्तल नहीं होगा, अवतल होगा, अवतल होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, आवाज ठीक है ना, चलो ठीक। आगे देखिए अगला सवाल देखिए बच्चों, 36 नंबर देखिए सवाल क्या कह रहा है। 36 नंबर सवाल देखिए। 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि यदि किसी तरल की सतह समतल है तो कनेक्टर की जो है दीवारों के साथ जो है तरल सम का संपर्क कौन होगा, न्यून कौन होगा, 90 डिग्री होगा यानी कि समकोण होगा, या न्यून कौन होगा 90 डिग्री यानी समकोण होगा, या 0 डिग्री होगा या अधिक कौन होगा। तो क्या बच्चों याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर याद रखिएगा ये 0 डिग्री बनाएगा। ये क्या होगा 0 डिग्री बनाएगा। तो 0 डिग्री कहां है, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि कीड़े पानी की सतह पर चलने के सक्षम होते हैं, क्योंकि आपको मैंने कई बार बताया, जब बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया था कि कीड़े जो होते हैं उसका जो तनाव होता है, तनाव सतह जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम बनता है ना जी, लोचदार होता है। तो जिसके कारण क्या होता है, उसका व्यवहार जो होता है वो चलने योग्य होता है। ध्यान रखिएगा कीड़े पानी के सतह पर जो है चलने के सक्षम होते हैं, क्योंकि बच्चों याद रखिएगा क्योंकि सतह का तनाव इसकी सतह से जो है काफी लोचदार होती है, झिल्ली के रूप में जो है व्यवहार करने योग्य बनता है। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट व सटीक आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। गलत कथन का जो है आपको चयन करना है। कौन सा गलत कथन है भैया, तो देखिए यहाँ पे एकदम सही ऑप्शन को एकदम पढ़िए। पहला दिया गया है कि पृष्ठ तनाव के कारण जो है तरल की छोटी बूंदें जो है गोलाकार होती है। दूसरा है कि कोशिका तत्व के कारण जो है तेल बाती से ऊपर उठता है। तीसरा कह रहा है कि कोल्ड ड्रिंक को जो है स्ट्रॉ के माध्यम से पीने में हमें इसका उपयोग करते हैं, घटना कोशिका तत्व का। चौथा है कि गोंद का उपयोग दो सतहों को चिपकाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में हम जो है और संजन के गुण का उपयोग करते हैं। मतलब क्या है, कह रहा है कि यहाँ पे जो है गोंद का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, दो वस्तुओं को चिपकाने के लिए किया जाता है। लेकिन बच्चों कह रहा है कि गलत कथन, तो भैया तो ये तो सही कथन है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत कथन है। कोल्ड ड्रिंक को जो है स्ट्रॉ के माध्यम से पीने से हमें जो है इसका उपयोग करते हैं, और ये घटना क्या होता है, कोशिका तत्व का होता है, नहीं। तो भैया ये गलत कथन है। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी बिल्कुल राइट और सटीक आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल कह रहा है कि पानी की एक बूंद दो बिंदुओं में टूट जाती है। पानी की जो एक बूंद है वो दो बिंदुओं में जो है टूट जाती है ना, दो बिंदुओं में टूट जाती है, यानी कि दो बूंद जो है पानी की एक सतह ले लेते हैं, उसको हम दो बूंद में हम तोड़ देते हैं। फिर कह रहा है कि दो बूंदों के किस गुण का उपयोग का योग जो है एक बूंद के गुण के बराबर होगा, एक बूंद के गुण के बराबर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आयतन तो वही होगा, सेम ही होगा। त्रिज्या तो भाई अलग अलग हो जाएगा, सतह क्षेत्र भी अलग होगा, सतह ऊर्जा भी अलग होगा, लेकिन वो क्या होगा,
बूंद का जो पहला बूंद था, बड़ा वाला बूंद था, जिसका जो है 2 बूंद बना है ना, तो इसका आयतन और ये दोनों बूंदों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोनों का आयतन क्या होगा, होना चाहिए समान, होना चाहिए, समान ही रहेगा, है ना जी। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। आगे देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल देखिए बच्चों क्या है, 40वां नंबर सवाल कह रहा है। और बच्चों अभी तक जो भी विद्यार्थी, जो भी बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं ना, तो जल्दी जल्दी जो है क्रैश कोर्स में जुड़ जाइए। और जो भी विद्यार्थी अभी तक इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए हैं, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, अपने भाई बहनों के साथ इसे शेयर कर दे। और अभी तक जो है सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो भैया आप इसे लाइक कर दीजिए। मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, आप इस सेशन को लाइक जरूर करते जाए, है ना जी। चलिए आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी द्रव की 2 बूंदें मिलकर एक बूंद बन जाती है, इस प्रक्रिया में ऊर्जा क्या होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, इस प्रक्रिया में ऊर्जा क्या होती है। तो इस प्रक्रिया में बच्चों ऊर्जा जो होता है वो मुक्त रहता है ना, पूरी तरह से फ्री रहता है भैया, ऊर्जा मुक्त रहता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल कह रहा है, 2 कांच की सीटों के बीच पानी की एक बूंद रखते हुए उन्हें अलग करना किस कारण कठिन होता है। याद रखिए ये हमने प्रैक्टिकल में आपको बताया हुआ था, है ना जी। यहाँ पे देखिए सवाल कह रहा है कि 2 कांच की सीटों के बीच एक पानी की बूंदों को रखते हैं, फिर कहते हैं कि उन्हें अलग करना किस कारण कठिन होता है। तो किस कारण से कठिन होता है बच्चों, किस कारण से कठिन होता है, तो याद रखिएगा वो जो है पृष्ठ तनाव के कारण ये कठिन होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए इसका बिल्कुल सही सटीक आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल कह रहा है बच्चों कि पानी एक कोशिका ट्यूब में H की ऊंचाई तक बढ़ता है, यदि नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1/4 कर दिया जाए तो पानी की ऊंचाई डैश तक जो है बढ़ जाती है। पानी की ऊंचाई जो है डैश तक जो है बच्चों बढ़ जाएगी। तेजी से बताइए, डैश तक जो है बढ़ जाएगी, है ना। बिल्कुल देखो मेरे मुन्नो, देखे मेरे सुकूनो, तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए भाई। हम तो पहले कह रहे देखो डरो नहीं, अभी भी आप लोग कमेंट आ रहा है कि सर डर लग रहा है, तो बच्चों आप लोग डरो मत, मेरे प्यारे बच्चों मत डरो। तैयारी आप लोग जबरदस्त कीजिए, पूरी ईमानदारी से आप लोग पढ़ाई कीजिए। रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त आने वाला है, बेहतर रिजल्ट आने वाला है। हर एक चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, है ना। उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर है उसका भी हम लोग जो है जल्द से जल्द सीरीज लाने वाले हैं, है ना जी। उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, उसको भी तैयार करना। चैप्टर वाइज खत्म जैसे ही होगा 1 से 2 दिन में सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है प्रीवियस ईयर के जितने सारे मॉडल पेपर है उसका करवा देंगे, उसके बाद गेसेस क्वेश्चन करवा देंगे, उसके बाद भाई क्लियर हो जाएगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सवाल क्या कह रहा था, सवाल को देखिए। सवाल ये कह रहा है कि एक पानी की एक कोशिका ट्यूब में H की ऊंचाई तक जो है बढ़ता है, यदि नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1/4 कर दिया जाता है। जो कह रहा है कि नली की जो है, नली का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र जो है, क्षेत्रफल जो है वो 1/4 कर दिया जाता है, 1/4 के भाग में जो है कर दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा कि पानी की ऊंचाई डैश तक जो है पहुंच जाएगा। तो बच्चों याद रखिएगा 1/4 करेगा भैया, तो 1/4 करेगा तो ये दुगुना की जड़ेगा ना, दुगुना होगा। तो भैया यहाँ पे याद रखिए 2h तक जो है वो बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी बिल्कुल सही सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला सवाल जो है 43वां नंबर सवाल कह रहा है कि एक द्रव समान रूप से बह रहा है, द्रव के प्रवाह का कारण बनने वाला कुल बाहरी बल होगा। तो द्रव के कारण जो है बनने वाला कुल बाहरी बल क्या होगा। तो कुल बाहरी बल हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा श्यान बल के बराबर, श्यान बल के बराबर। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा इक्वल टू है। अरे भाई अच्छा ये सवाल अच्छा हम सोचे 42वां नंबर तो फिर से नहीं हो गया। चलो आगे देखिए 44वां नंबर सवाल देखिए। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, है ना, अप टू विच द फ्लो इज अच्छा स्ट्रीमलाइंड डज नॉट डिपेंड अपन। अरे भैया सवाल कह रहा है कि तरल का अधिकतम वेग जो है जिस तक प्रवाह जो है सुव्यवस्थित होता है, इस पर निर्भर नहीं करता है, इस पर जो है निर्भर नहीं करता है। तो बच्चों याद रखिएगा किस पर निर्भर नहीं करेगा, ये तरल के घनत्व पर निर्भर नहीं करेगा, तरल का घनत्व का निर्भर नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी ना होगा जी। अरे भैया तरल के दबाव घनत्व का निर्भर नहीं करेगा, इसमें का निर्भर नहीं करता है, सॉरी इसका आंसर ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ये तरल का दबाव
पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है, वह वेग जिस तक तरल का प्रभाव जो है सुव्यवस्थित रहता है और जिसके ऊपर यह जो है अशांत हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बच्चों क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे जो कहा जाता है क्रांतिक वेग कहा जाता है। याद रखिएगा, क्रांतिक वेग, याद रखिए क्रांतिक वेग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46वां नंबर क्या कह रहा है। 46वां नंबर सवाल ये कह रहा है बच्चों, सवाल कह रहा है कि तरल के प्रवाह की जो है लेमिनेर, याद रखिए लेमिनेर यानी कि सुव्यवस्थित या जो है अशांत प्रकृति को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक में से एक है। प्रमुख कारक में से जो है एक है। पहला कह रहा है प्रवाह का वेग, दूसरा है तरल का दबाव, तीसरा है पथ की लंबाई और चौथा है पृष्ठ का तनाव। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, प्रवाह का वेग। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्यान बल निर्भर नहीं करता है। मैंने कई बार आपको बताया है कि श्यान बल जो होता है वह वेग पर निर्भर नहीं करता है। याद रखिएगा, वह वेग पर जो है निर्भर नहीं करता है। श्यान बल जो होता है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, एकदम टिक कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल देखिए 48वां नंबर कह रहा है। सवाल कह रहा है बच्चों, कह रहा है इन स्ट्रीमलाइंड है ना, स्ट्रीमलाइंड फ्लो द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड टू कॉन्टैक्ट विथ द कंटेनिंग वेसल इज। अरे ये तो सवाल बहुत आसान है कि एक बर्तन के संपर्क में अगर तरल को जो है वेग होता है तो इसका तो भैया तो जीरो हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। चलिए जीरो हो जाएगा, हमको लग रहा है जीरो ही होगा। देखिए एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन भी देख लेते हैं। अरे भैया ऑप्शन देख लेते हैं। सवाल कह रहा है कि सुव्यवस्थित प्रवाह में जो है युक्त बर्तन के संपर्क में तरल का जो है वेग होता है, तरल का वेग होता है तो एक शून्य होगा, यही होगा आंसर। देख लेते हैं आगे क्या है, न्यूनतम लेकिन शून्य नहीं, अनंत बड़ा, ये शून्य। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। 48 का ए नंबर सही होगा। अगला सवाल देखिए बच्चों दिया गया है। सवाल कह रहा है कि एक पिंड किसी चिपचिपे द्रव में जो है स्वतंत्र रूप से जो है गिर रहा है, अंततः यह है, तो अंततः क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा, फेल्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर ए होगा, नियंत्रण वेग में गिरता है, नियंत्रण वेग से गिरता है, नियंत्रण वेग से गिरता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। आगे देखिए 50वां नंबर सवाल कह रहा है बच्चों, ग्रम चाशनी तेजी से बहती है क्योंकि ग्रम चाशनी जो है क्यों बहती है, ग्रम चाशनी जो है तेजी से क्यों बहता है भैया, क्यों बहता है, तेजी से बताइए, तेजी से बताइए, है ना। ग्रम चाशनी जो है तेजी से क्यों बहता है, ग्रम चाशनी जो बच्चों तेजी से क्यों बहता है, क्यों बहता है बच्चों, तेजी से बताइए। ग्रम चाशनी जो होता है ना वह तेजी से इसलिए बहता है क्योंकि वो क्या होता है, श्यानता बल जो उसमें काफी कम हो जाता है। श्यानता बल तभी क्या होता है, काफी कम हो जाता है। याद रखिएगा श्यानता कम हो जाती है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल बच्चों दिया गया, निम्नलिखित में से जो है किस स्थिति में कहता है कि बर्नौली समीकरण का उपयोग नहीं किया जाता है। किस स्थिति में हम लोग जो है बर्नौली समीकरण का उपयोग नहीं करते हैं। बर्नौली स्थिति, याद रखिए बर्नौली समीकरण का उपयोग हम किस स्थिति में करते हैं, चिपचिपा प्रवाह में जो है ब्राउनी का जो है समीकरण का उपयोग नहीं करते हैं। बाकी जो है असंपीड़ित तरल पदार्थ के लिए, स्थिर प्रवाह के लिए और जो है लेमिनर प्रवाह के लिए, तीनों के लिए किया जाता है। लेकिन चिपचिपा प्रवाह में जो है क्या है, बर्नौली समीकरण का उपयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। नोट कर लीजिए, इसको आप लोग उतार लीजिए और एग्जाम से पहले अच्छे से याद कर लीजिएगा। हर एक चैप्टर का आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों दिया गया है कि बर्नौली का प्रमेय किस प्रकार के तरल पदार्थ पर जो है सख्ती से लागू होता है, सख्ती से जो है लागू होता है। अभी हम क्या पढ़े थे, अभी हम ये क्या पढ़े थे बच्चों कि यहाँ पे जो है चिपचिपा पर जो है, चिपचिपा प्रभाव पर जो है इसका प्रभाव जो है नहीं पड़ता है, निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पे ये तो होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे कहता है कि अनिसोट्रोपिक, तो ये नहीं होगा। संपीड़न तो होगा नहीं, तो यानी इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन नंबर है, ये नहीं, इसमें दिव्य नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल कह रहा है 53 नंबर कह रहा है कि तली में छेद वाले टैंक के मामले में प्रवाह की गति निम्नलिखित में से जो है किस कारक पर जो है निर्भर करती है। मान लें कि टैंक का क्षेत्रफल जो है वो क्या है, छेद के क्षेत्रफल से वह दुगुना बड़ा है ना जी, 2 गुना क्या है, बड़ा है।
क्या लिख रहा है भैया? अच्छा, मटर गश्ती चल रहा है। चलो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि मान लीजिए कि टैंक का क्षेत्रफल वो क्षेत्र के क्षेत्रफल से बड़ा है। टैंक का क्षेत्रफल, तरल के घनत्व, तरल के छेद की ऊंचाई, वायुमंडलीय दबाव का मान। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? याद रखिएगा, तरल के छेद की ऊंचाई। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट व सटीक आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। चलो आगे बढ़े। आगे देखिए क्या है, 54 नंबर सवाल कह रहा है कि साबुन के बुलबुले कर अंदर अतिरिक्त दाब समानुपाती होता है। साबुन के बुलबुले कर अंदर अतिरिक्त दाब समानुपाती होता है इसके द्रव्यमान के, इसकी त्रिज्या के, पृष्ठ तनाव के या वायुमंडलीय दबाव के। बताइए इसका सही आंसर होगा बच्चों, है ना, इसका सही आंसर होगा कि साबुन के बुलबुले कर अंदर अतिरिक्त दबाव समानुपाती होता है, यानी पृष्ठ तनाव के समानुपाती होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 55 नंबर सवाल कह रहा है कि हाइड्रोलिक ब्रेक निम्न के आधार पर कार्य करता है। देखिए ये हमने कई बार आपको बताया हुआ था कि हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है ना जी, हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है वह किस तरह से कार्य करता है। जब हम लोग क्या करते हैं, जो पास्कल का जो नियम हम बताए थे ना जी, पास्कल का नियम के अनुसार ही जो है हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है वह कार्य करता है। याद रखिएगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या दिया है, पास्कल का नियम के अनुसार। बच्चों ऑप्शन नंबर आपका ना बी बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो पास्कल के नियम के अनुसार जो है काम ही करता है। ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल बच्चों दिया गया है कि वायुमंडलीय दबाव में अचानक भारी मात्रा में गिरावट दर्शाती है। अचानक जो है भारी मात्रा में गिरावट दर्शाएगी, तो बच्चों इसको याद रखिएगा, तो यह हो जाएगा तूफान की तरफ। भैया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बारिश होगा नहीं, साफ मौसम नहीं, दबाव तरल। यहाँ पे क्या है, वायुमंडलीय दबाव में अचानक भारी मात्रा में गिरावट दर्शाती है, तूफान दर्शाती है। भैया तूफान जब आएगा ना तो क्या होता है, वायुमंडलीय दबाव को अचानक जो है भारी मात्रा में जो है गिरावट ला देती है ना जी। चलिए ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा, है ना, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, अगला अगला प्रश्न देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल देखिए 57 नंबर सवाल कह रहा है, ये फॉर्मूला इसको मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। सवाल कह रहा है बच्चों की यदि द्रव्यमान M1 के दो तरल पदार्थों को घनत्व का P1 और द्रव्यमान का M2 घनत्व का P2 मिलाया जाता है तो मिश्रण का घनत्व होगा। तो मिश्रण का घनत्व क्या होगा, मिश्रण का घनत्व क्या होगा बच्चों, तेजी से बताइए, मिश्रण का घनत्व क्या होगा। मैंने आपको बताया था बच्चों कि मिश्रण का घनत्व जो होगा M1 प्लस हो जाएगा M2 इंटू हो जाएगा P1 P2 बटा लिखेंगे M1 P2 प्लस M2 P1, यही समीकरण बनेगा, है ना, यही घनत्व निकलेगा बच्चों, मिश्रण बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप लोग करके रखिए, एग्जाम में आएगा, एकदम एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से टिक कर लीजिएगा। इसी से रिलेटेड ना थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव करेगा, शब्द में थोड़ा सा बदलाव करेगा, इसको आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे, है ना जी, अच्छे से आप इसको जो है तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है अच्छा राइट एंगल, अच्छा डिटरमाइनर बोल रहा है, बहुत आसान सवाल है। सवाल सवाल कह रहा है सवाल कह रहा है कि संपर्क कोण यह निर्धारित करता है कि ठोस, क्या कह रहा है कि ठोस का सतह पर तरल ऊपर उठेगा या दब जाएगा, इसके संबंध में सही कथन का चयन करें। इसके कथन में सही कथन का चयन करना है, तो देखिए समझिए, तो पहला कह रहा है कि यदि संपर्क कोण जो है 90 डिग्री से कम हो, यानी न्यून कोण हो तो उससे कम पाया जाता है, न्यून कोण से भी कम पाया जाता है। याद रखिएगा 0 डिग्री, हमने बताया था ना, ये क्वेश्चन बताया हुआ है, 0 डिग्री होगा तभी ना जो है तरल ठोस सतह के साथ जो है ऊपर उठ जाएगा। तो भैया यही होगा कथन, सही कथन कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना, ये बताए थे हम, इसी को चैप्टर में बताए हैं, शुरुआत में ही बताए थे। आगे देखिए अगला सवाल कह रहा है कि एक कोशिका नली पर विचार करें जिसमें पानी ऊपर जो है चढ़ गया है, क्या है, पानी जो है ऊपर चढ़ गया है, कहता है संपर्क कोण थीटा है, कोशिका नली की त्रिज्या r है, पृष्ठ तनाव s है और पानी की घनत्व p है, ट्यूब में पानी की ऊंचाई बढ़ने का सूत्र क्या है। कहता है मेनिस्कस, अरे भैया ये तो फॉर्मूला हम कितना बार बोले थे कि रट लीजिएगा, और हम ग्रुप में भी भेजे हैं, इटो ग्रुप में भी हम भेजे हैं। कह रहा है मेनिस्कस की जो है त्रिज्या r माने, यानी कि जो है
तो उसका जो है तुल्य हम मान रहे हैं। मान लो कि नली में चढ़ने वाली ऊंचाई h है, चढ़ने वाली ऊंचाई मेरा क्या कह रहा है, यहाँ पे h दी गई है ना जी, तो h यहाँ पे कह रहा है दी गई है। तो इस स्थिति में बच्चों यहाँ आंसर जो होगा इसकी जो है ना, इसका तो ये बढ़ेगा, ये s है, ये त्रिज्या वहां से ये हो जाएगा दुगुना के रूप में आएगा, ठीक है, दुगुना के रूप में आएगा, तो इसका तो अपोजिट होगा तो r आएगा, ठीक है। और इसकी कहाँ भैया पृष्ठ तनाव दिया गया है कि ऊपर चढ़ रहा है, संपर्क कोण थीटा है, चलिए थीटा के जगह हम तो p लिखेंगे r, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ये होगा 2s बट्टा हो जाएगा rpg हो जाएगा बच्चों, याद रखिए यही होगा, यही होगा। ऑप्शन देखिए कहाँ है, यह नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए, आगे देखिए बच्चों अगला सवाल जो है 60वां नंबर कह रहा है, कहता है कि लालटेन की बाती में मिट्टी का तेल किसके कारण जो है ऊपर उठता है। आप लालटेन देखे होंगे ना, अभी के समय में बच्चा आप लोग कहाँ से लालटेन देखो, हमारे समय में था लालटेन, जब हम लोग लगभग 5 क्लास तक में पढ़े थे ना, 5 क्लास तक हम देखे थे बढ़िया से, 7 6 तक तो हम लोग देखे थे कि लालटेन में हम लोग पढ़े थे, है ना जी। अभी तो इमरजेंसी आ गया है, लाइट हो गया, आप लोग इन्वर्टर लगा लिए होंगे, है ना, किसी के घर में तो एसी उसी सब लगल है, तो आप लोग तो देखे कहाँ है लालटेन। जो लालटेन का जो बत्ती होता है, बाती होता है, उसमें जो है यानी कि लालटेन में अगर जो है केरोसिन का तेल डाला जाता था, है ना, मिट्टी तेल डाला जाता था, तो उसमें क्या होता था, उसकी जो बाती होता ना, उसके ऊपर धीरे धीरे सीज करके वो जलता था। तो उसका कारण क्या होता था बताइए, उसका कारण क्या होता था, जो बताइए तेजपति, उसका कारण क्या होगा, उसका कारण यही होगा बच्चों को, वो होता है ना जो बाती होता है, बाती जो होता था वो किसका होता है, सूती का बनाया था, और सूती क्या होता है धीरे धीरे उसकी जो है मतलब उसकी जो धागे होता है धीरे धीरे सीज जाता था, यानी भींगते रहता था और ऊपर की ओर जाता था। तो याद रखिएगा बच्चों, कोशिका क्रिया के कारण ही ऐसा होता था। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल है कि कोशिका क्रिया के कारण किसी ट्यूब में द्रव ऊपर उठेगा यदि संपर्क कोण है, यदि संपर्क कोण हो, यानी कि यदि संपर्क कोण क्या होना चाहिए, न्यून कोण हो, है ना, याद रखिएगा संपर्क कोण क्या होना चाहिए, न्यून कोण हो, तभी जो है ट्यूब में द्रव ऊपर उठेगा। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। यानी कह सकते हैं कि मान के चलिए यह दिया है, या जो है एक जो है दिया है, आपने दिया देखा होगा, इस तरह से बाती जलता था, है ना जी, बना ही देते हैं, बढ़िया से बनाते हैं। चलिए ये जो है आपका ऐसे करके दिया है ना जी, तो ये क्या होता था, ऐसे करके जो है ये जो है जल रहा है, दिया जो है जल रहा है ना जी, दिया जल रहा है, तो क्या होता है इसके जो है बाती जो होता है, बाती यानी इसके जो नीचे जो है सूती का जो बना होता था, उसके ट्यूब में जो बाती है, तो वो क्या होगा, द्रव को ऊपर कब उठेगा, जब जो है उसका न्यून कोण क्या हो जाएगा, न्यून कोण के संपर्क में आएगा, वो जब न्यून कोण बनाएगा तब, है ना, याद रखिएगा। ये तो जो है आपका 60 नंबर क्वेश्चन वही था ना जी, तब इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना। ये सब्जेक्टिव में जब पढ़ते हैं ना तब मजा आ जाता है, लेकिन सब्जेक्टिव तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं ना जी। चलिए आगे देखिए बच्चों अगला सवाल कह रहा है तापमान बढ़ने पर संपर्क कोण क्या होगा। तापमान बढ़ने पर संपर्क कोण क्या होता है, हमने बताया है कि तापमान जब बढ़ेगा तो संपर्क कोण जो होगा वह क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तापमान बढ़ेगा तो संपर्क कोण क्या होगा, घटेगा, और संपर्क कोण अगर बढ़ता है तो तापमान घटेगा, एकदम अपोजिट होता है, एक दूसरे से क्या होता है, अपोजिट होता है, उल्टा होता है, याद रखिएगा, है ना जी। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों दिया गया है, कहता है कि तेल की एक बूंद पानी की सतह पर रखी जाती है, निम्न में से कौन सा सही है। कह रहा है कि तेल की एक बूंद को जो है अगर पानी की सतह पर रखा जाता है तो बताइए कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही होगा। तो याद रखिएगा यह एक गोले के रूप में उस पर रहेगा, यह एक पतली परत के रूप में फैल जाएगा, बिल्कुल याद रखिए बच्चों, याद रखिए जो है पानी की सतह पर अगर एक बूंद अगर तेल डूबा मतलब जो है गिरा दिया जाता है तो वो पूरी तरह से क्या होता है, पानी की सतह पर जो है फैल जाता है ना जी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल जो है 64 नंबर दिया गया है। सवाल कह रहा है कि जब पानी में एक चुटकी नमक या कोई अन्य जो है घुलनशील नमक मिलाया जाता है तो उसका जो है सतही तनाव जो है बढ़ जाता है, सतही तनाव जो है बढ़ जाता है, सतही तनाव बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो वो तो क्या होता है उतना रहेगा नहीं। कह रहा है कि जब पानी में एक पानी ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, उसमें कहता है एक चुटकी नमक को जो है या कोई अन्य जो है घुलनशील पदार्थ को हम उसमें मिलाते हैं तो उसका जो है सतही तनाव बढ़ जाता है, बिल्कुल ये बढ़ता है भैया, इसमें खुद ही यहाँ पे आंसर सतही तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है।
इसमें खुद ही आंसर बता दिया है, तो भैया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सतही तनाव क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल कह रहा है कि दो पानी की बूंदें आपस में मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाती है, इसकी प्रक्रिया है। इसमें प्रक्रिया क्या होता है, अभी हमने जस्ट बताया है, अभी हमने जस्ट आप लोगों को बताया बच्चों। याद रखिएगा कि दो पानी की बूंदें अगर आपस में मिला दिया जाता है और एक बड़ा बूंद बनाया जाता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, उसमें ऊर्जा जो होता है मुक्त रहता है। याद रखिए ऊर्जा क्या होता है, मुक्त रहती है, ऊर्जा मुक्त रहती है। तो देखिए ऊर्जा मुक्त कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा, नोट कर लीजिए। आगे देखिए अगला सवाल देखिए बच्चों 66वां नंबर दिया गया है, कहता है कि कांतिक है ना, क्रांतिक तापमान पर द्रव का पृष्ठ तनाव होता है। क्रांतिक जो है तापमान पर द्रव का पृष्ठ कोण क्या होता है, द्रव का पृष्ठ कोण क्या होता है बच्चों, द्रव का पृष्ठ कोण जो होता है वो 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल कह रहा है सरफेस टेंशन में बी डिफाइंड एज, यानी कह रहा है पृष्ठ तनाव को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। देखिए पृष्ठ तनाव को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं बताइए, तो पृष्ठ तनाव को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। याद रखिए बच्चों कि जो आपका एजो क्या है भैया, एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर इतना स्पीड से पढ़ा रहे हैं, कैसे होगा सर, थोड़ा धीरे धीरे है, धीरे धीरे स्पीड कहाँ है, एकदम धीरे धीरे। देखिए सवाल क्या कह रहा है बच्चों कि पृष्ठ तनाव को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो पहला आप देखिए कह रहा है कि एजोटे है ना, कहता है एजोटेर्मल परिस्थिति में, यानी कहता है एजोटर्मल परिस्थिति में अगर तरल के सतह का क्षेत्र को अगर बढ़ा जाता है, बढ़ा दिया जाता है, या बढ़ाने में जो है प्रति इकाई क्षेत्र में क्या गया है कार्य, तो प्रति इकाई, हाँ यही सही होगा, ये सही होगा। देख लीजिएगा ये थोड़ा हमको कंफ्यूजन लग रहा है, ये सही होगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा शायद, देख लीजिए एक बार। हाँ अब बच्चों आप लोग देख लेना इसको, ठीक है, थोड़ा हमको कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन हमको जहां तक लग रहा है कि पृष्ठ तनाव को जो है परिभाषित इस प्रकार से किया जाता है कि प्रति इकाई क्षेत्र में किया गया कार्य के बराबर माना जाएगा, बिल्कुल यही होगा, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, परिभाषित इसको आप लोग देख लीजिए। आपका 67 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 68 नंबर कह रहा है, 68 नंबर कह रहा है किसी द्रव का पृष्ठ तनाव किसके कारण होता है। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव, किसी द्रव के पृष्ठ तनाव जो होता है बच्चों याद रखिएगा अणुओं के बीच जो है समंजन वाला बल। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए बच्चों 69 नंबर दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाव साबुन के बुलबुले के अंदर दबाव की अधिकता को दर्शाता है, दबाव की अधिकता को दर्शाया जाता है। तो याद रखिए बच्चों P1 माइनस P0 यानी P0 है, ये P0 बराबर हो जाएगा 4S हो जाएगा, 4S बट्टा हो जाएगा T। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, है ना जी, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल देखिए 70 नंबर कह रहा है, सवाल कह रहा है कि किसी दिए गए आयतन के लिए निम्नलिखित में से जो है किसमें जो है न्यूनतम ऊर्जा होती है। न्यूनतम ऊर्जा किसमें होती है बच्चों, न्यूनतम ऊर्जा किसमें होती है, इसको बताने से पहले आप लोग अभी तक लाइक नहीं है फटाफट से लाइक कर दीजिए, है ना जी, लाइक कर दीजिए। और वीडियो क्लासेस कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके बताना। सवाल कह रहा है कि किसी दिए गए आयतन के लिए जो है निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम ऊर्जा होती है। तो बच्चों याद रखिए गोला में क्या होता है, न्यूनतम ऊर्जा होती है, गोला में न्यूनतम ऊर्जा होती है, ठीक ना बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा बच्चों। और बच्चों आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों की क्लासेस कैसा रहा, नीचे से प्यारा प्यारा सा कमेंट कीजिए, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।